हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के लेसन नंबर 7 जो हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उसमें जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द ओनर्स फंड। ओनर्स फंड को क्लियर करने से पहले ये पता चलना चाहिए कि ओनर्स फंड किस टॉपिक के अंदर आता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सोर्सेज हैं बिजनेस फाइनेंस के, अगर हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिवाइड करें कि ओनरशिप एक सोर्स के पास है और एक सोर्स के पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे दो टाइप के फंड्स बनते हैं। एक तो होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। जो ओनर्स फंड है इनके हाथ में ओनरशिप है, ठीक है, इनके पास सारे राइट्स हैं इसको मैनेज करने के, कंपनी को मैनेज करने के। लेकिन बोरोड फंड जो है कंपनी के पास, जिसने जिसने ये वाली कैपिटल कंपनी को प्रोवाइड की है, इनके पास ओनरशिप के कोई राइट्स नहीं होते, कंपनी को मैनेज करने के कोई राइट्स नहीं होते। अब साथ में पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज बता दूं, तब आपको थोड़ा ज्यादा इसके बारे में समझ आएगा। देखिए, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसे कहाँ से आते हैं, तो आप कहोगे कि कुछ हमने अपना पैसा लगाया, उसको हमने कहा ओनरशिप फंड्स, ठीक है, और कुछ हमने कहाँ से लिया, पैसा उधार का लेके लगा दिया, बैंक से थोड़ा सा लोन लिया, उसको हमने कहा बोरोड फंड्स। ये तो हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, ठीक। अब हम बात करें अगर कंपनी की, कंपनी में भी यही दोनों फंड्स होते हैं। एक होता है ओनरशिप फंड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं बोरोड कैपिटल। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ओनर था, उसने अपना पैसा लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की अगर हम बात करें तो कई ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा लगा होता है वो पब्लिक का लगा होता है। इसे हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो इसमें जो पैसा लगा है वो सारा पब्लिक का लगा है। और पब्लिक का पैसा लगा किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को, मैं छोटा अमाउंट लूंगी, छोटे अमाउंट से आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। 1 लाख रुपीज के ओनर्स फंड चाहिए, ठीक है। कितने के चाहिए? 1 लाख रुपीज के। उसने शेयर्स इशू किए 10 रुपीज ईच। तो उसने कितने शेयर्स इशू कर दिए? उसने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये पब्लिक ने परचेज कर ली, ठीक है। अब ये एक चीज आपको यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों, ये जो हमने पूरे अमाउंट को 1 लाख रुपीज चाहिए था, 1 लाख को हमने जो डिनोमिनेशन किया, उसको जो डिवाइड किया वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में किया। 1 लाख रुपया चाहिए था, ऐसा नहीं किया कि 1 लाख एक ने ही प्रोवाइड कर दिया, हमने उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया। शेयर्स कैसे कि 10 रुपीज का एक शेयर है। अगर अब पब्लिक के पास, पब्लिक में बहुत से लोग हैं, A B C D, ठीक है। ए के पास सिर्फ 10 रुपीज है, वो एक शेयर परचेज कर लेगा। बी के पास 100 रुपीज है तो वो 10 शेयर्स परचेज कर ले। अकॉर्डिंग टू द मनी अवेलेबल, या जो जितना इन्वेस्ट करना चाहता है वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर लेता है, ठीक है। अब जो शेयर्स परचेज करता है दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ कंपनी। बस ये याद आपको रखने वाली बात है। यहाँ पे तो एक आदमी ने पैसा लगाया था सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे पब्लिक ने पैसा लगाया है। और ये जिन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए दे विल बी नोन एज द ओनर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो आज अब हम इसी की बात करेंगे, ओनर्स फंड की, ठीक है। ये ओनर्स फंड, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? एक तो यही हो गई, पहला जो अभी आपको बताया, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, ठीक है, जिन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए। आगे आप डिटेल में जाके पढ़ोगे, ये शेयर्स हमारे इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी शेयर्स परचेज कर लिए दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट कर दिए, तो ये हमारे ओनर्स फंड हो गए। और एक और चीज, दूसरा इसमें क्या मेन होता है, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस बार, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का ही मैं आपको समझा दूं। आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने अपनी फैमिली से कहा 1 लाख में से मैं आपको 40,000 रुपीज अपने घर के खर्चे के लिए दे रहा हूं, और 60,000 रुपीज मैं दोबारा इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने बिजनेस में ताकि बिजनेस ग्रो कर सके।
तो ये जो 60,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए, दीज आर नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसी तरह से कंपनी में भी होता है। कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, इस प्रॉफिट पे ओनर्स का हक होता है। ओनर्स को ये सारा पैसा मिलना चाहिए। और जब हम ओनर्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, हम ओनर्स को कैसे देते हैं प्रॉफिट, डिविडेंड। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो हम अपने 10,000 शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख का प्रॉफिट हम उनमें बांट देंगे। लेकिन अगर अब हमने 1 लाख में से 40,000 ही उन्हें देने हैं और 60,000 हमने इन्वेस्ट कर देने हैं अपने कंपनी में, दीज 60,000 विल बी नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। और जो हमने 40,000 शेयर होल्डर्स को दे दिए, शेयर होल्डर्स को जैसे हम कहते हैं ना कि हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, जो हम लोन के लिए देते हैं। इसी तरह से जब हम शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई रिटर्न देते हैं ना, उस रिटर्न का नाम है डिविडेंड। ठीक है, उसको हम ये नहीं कहेंगे हमने उनको प्रॉफिट दिया, हम कहेंगे हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो अब ये 40,000 रुपीज हम किनको देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे। किस तरह से देंगे, एज अ डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 40,000 तो हो गए डिविडेंड के, लेकिन जो 60,000 कंपनी में हो गए, दैट इज नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ओनर्स फंड में कौन कौन से फंड्स आ जाते हैं, एक तो वही पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, और दूसरा अगर हमने अपने प्रॉफिट्स में से अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, और इट इज नोन एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये दो मेन चीजें हैं जो हम ओनर्स फंड में इंक्लूड करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो आप यहीं आगे जाके डिटेल में करोगे, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे जाके जीडीआर, पढ़ोगे आप एडीआर, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट नहीं सॉरी, जीडीआर एंड एडीआर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स तो हमारे लोन में आ जाते हैं। तो ये सब भी हमारे ओनर्स फंड में होते हैं, लेकिन इनको हम बाद में डिटेल में करेंगे। अगर हम बात करें कि ओनर्स फंड में क्या क्या आता है, तो यही दो मेन चीजें हैं, contributed by the owners, funds contributed by the owners and the retained earnings of the accumulated profits। ठीक है, अब इसके बारे में मेन चीज क्या है जो हम ओनर्स फंड के बारे में ये कहते हैं। देखो, जैसे ओनर्स का जो पैसा होता है ना, वो जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी में रहेगा। इस पैसे को कभी वापस नहीं करना होता। आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से ही देख लो, आपने जो पैसा अपना लगा दिया, ठीक है, कंपनी में, अपने बिजनेस में, आपको पता है कि जब तक आप बिजनेस चला रहे हो वो उसमें ही रहेगा, आप उसको विड्रॉ करने की नहीं सोचते। बिल्कुल यही फीचर कंपनी में है, इट रिमेन्स विद द कंपनी। अगर हमने बोरोड फंड्स लिए होते, हमने कहीं से लोन ले लिया होता, तो वो तो हमें वापस करना है, लेकिन जो ओनर्स फंड है, इट रिमेन्स विद द कंपनी अंटिल द लाइफ ऑफ द कंपनी इज गोइंग ऑन, अंटिल द लाइफ ऑफ कंपनी, आखिर तक कंपनी के पास ये पैसा रहता है, इसको कभी नहीं लौटाना कंपनी के लिए। और दूसरी बात देखो, इसमें हम इंटरेस्ट पे करें या ना करें कोई जरूरी नहीं, हम रिटर्न्स दें या ना दें, नो फिक्स लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल्स। ना तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की कोई लाइबिलिटी है, कंपल्सरी लाइबिलिटी नहीं है, और ना ही इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट यानी डिविडेंड पे करने की। ठीक है, जैसे अब मैं आपको ये चीज ऐसे समझा देती हूँ बेटा, आगे भी आप बोरोड फंड्स जब पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10,000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे 6% इंटरेस्ट पे करना है, तो मुझे कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, ये एक लीगल लाइबिलिटी है, कंपल्सरी है कि मुझे 6% इंटरेस्ट हर महीने या हर साल, जो भी हमारी कंडीशंस हैं, वो पे करना ही होगा, प्रॉफिट हो या ना हो। इसी को कहते हैं फिक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये लोन में होती है हमेशा। और उसके बाद अगर मैंने ये लोन 1 ईयर के लिए लिया होता, तो 1 ईयर के बाद मुझे ये 10,000 रुपीज भी वापस करने हैं। इट इज द फिक्स्ड लाइबिलिटी, प्रॉफिट से कंपनी की कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड में कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, और ना ही हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये कंपनी के पास रहती है पैसा। आगे आप फीचर्स में भी देखोगे, इट इज नोन एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी।
ठीक है। तो हमें ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है जब तक कंपनी चल रही है, ना ये फिक्स लायबिलिटी है कि हमें डिविडेंड पे करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये तो ओनर्स फंड है, ये हमारे अपने पैसे हैं। हम चाहेंगे तो डिविडेंड देंगे और ना चाहें तो हम उसको एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स रख ले। तो ये फिक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा कि फीचर्स क्या है हमारे ओनर्स फंड के। अब आपको पता चल गया है, ये जो हमारा फर्स्ट है, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, इट रिमेन्स विद द कंपनी। हमेशा ये कंपनी के साथ रहेगी। कब तक? जब तक कंपनी की लाइफ चल रही है। ठीक है, इसका नो रिटर्न, कोई वापस करना ही नहीं है पैसा बेटा। ठीक है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल क्या होता है? रिस्क कैपिटल का मीनिंग है कि अगर कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में है तो हम अपनी इस कैपिटल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, और कंपनी के ऊपर एक बर्डन है कि अभी उसने वेजेस भी पे नहीं की, अभी उसने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया जो उसने लोन लिए हुए हैं। तो ये जो कंपनी की ओनर्स फंड है, ठीक है, इस ओनर्स फंड में से हम वेजेस और इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको रिस्क कैपिटल कहते हैं। ठीक है। और यहां तक एक चीज और बात भी सुनो, अगर कंपनी बंद होने जा रही है, बंद होने में भी सबसे पहले हम बाकी सारी पेमेंट्स कर देंगे। अगर सारी पेमेंट्स के बाद कुछ पैसा बचे तो वो हम ओनर्स को वापस करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको रिस्क कैपिटल कहते हैं। अगर लॉसेस हैं तो सारी पेमेंट्स यहां से करो, अगर कंपनी बंद होने जा रही है तब भी पहले बाकी सब की पेमेंट कर दो, जो भी हमारे लोन्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जितने भी हमारे आउटसाइडर्स हैं। अगर पैसा बचेगा तभी हम ओनर्स को वापस करेंगे। दैट्स वाई इट इज नोन एज द रिस्क कैपिटल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम कहीं भी बैंक से लोन लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी का मतलब हम अपनी कुछ एसेट्स रख देते हैं उनके पास मोर्टगेज। मोर्टगेज का जैसे अगर आपको ना समझ आए, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, हमने गिरवी रख दी अपनी एसेट्स, कि अगर हम वो लोन को पे नहीं कर पाए तो वो हमारी एसेट्स को सेल कर देंगे और अपने लोन को रिकवर कर लेंगे। या तो हम अपनी एसेट्स को अगेंस्ट रखें, वो एज ए सिक्योरिटी रखें, या कोई हमारे उस लोन की गारंटी दे। ठीक है, तो यहाँ पे लोन के लिए तो हमें किसी भी एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है या किसी गारंटियर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ओनर्स फंड के लिए देयर इज नो नीड ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम कभी भी शेयर्स इशू कर रहे हैं, नो एसेट विल बी पुट एज अ मोर्टगेज। नो एसेट विल बी पुट एज अ मोर्टगेज। ये ओनर्स फंड है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो अपनी ही एसेट्स को क्यों अपने ही फंड्स के अगेंस्ट गिरवी रखेंगे? तो नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू टेक द फंड्स फ्रॉम ओनर्स। ठीक है, शेयर्स के टाइम हमें कुछ भी मोर्टगेज रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा पॉइंट है? सोर्सेज क्या हैं ओनर्स फंड के? आपको मालूम है कि ये शेयर कैपिटल होती है बेटा। जितने भी शेयर के थ्रू हमने पैसा रेज किया, एक कंपनी ने फंड्स रेज किए, दैट इज नोन एज अ ओनर्स फंड। और दूसरा हमने क्या किया? एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, दैट इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। ठीक है, और दूसरी चीज जीडीआर एडीआर वगैरह भी है, बट मेन हम इन्हीं दोनों को इंक्लूड करते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जीडीआर एडीआर भी शेयर्स हैं, लेकिन दूसरी जगह पे हमने इशू किए हैं, तो हैं तो ये भी शेयर्स हैं हमारे। तो शेयर कैपिटल एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ओनर्स फंड की बेसिक चीजों को समझा कि हम ओनर्स फंड कहते किसको हैं। जो हमने शेयर्स के थ्रू इशू कर लिया पैसा, जो रेज कर लिया पैसा शेयर्स के थ्रू, उसको हम ओनर्स फंड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिस्क कैपिटल होती है, इसमें हमें कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं है। लीगल लाइबिलिटी ना, हमें इंटरेस्ट इसमें रेगुलर पे करना है, डिविडेंड भी अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे। ये हमारी परमानेंट कैपिटल है। ठीक है, इसे कभी भी हमें रिटर्न नहीं करना है। तो यही कुछ मेन चीजें हैं। सोर्सेज आपने पढ़ लिए, शेयर्स के थ्रू है और एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।